नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश शिक्षालय के मंच पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अभी हम लोग जान रहे हैं कि अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम का जो मंदिर बनना है उसका शिलान्यास एवं भूमि पूजन है। तो उसी के संदर्भ में आज मैं कुछ चर्चा करूंगा। और चर्चा के दौरान एक महत्वपूर्ण जो चर्चा आ रही है कि टाइम कैप्सूल, अयोध्या मंदिर निर्माण में टाइम कैप्सूल का उपयोग किए जाने की संभावना है। तो ये टाइम कैप्सूल क्या होता है और अयोध्या का मंदिर निर्माण जो हो रहा है उसका थोड़ा संक्षिप्त इतिहास भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आते हैं, देखते हैं कि आज का विषय पे हम लोग शुरू करते हैं कि आज क्या है। आज के जो थोड़ा नया है, थोड़ा अलग टाइप का विषय है। तो हम लोग जानते हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि को इतिहास को सहेजने के उद्देश्य से मंदिर के निर्माण स्थल पर जमीन से करीब 200 फीट नीचे टाइम कैप्सूल रखे जाने की तैयारी चल रही है। टाइम कैप्सूल रखे जाने की तैयारी चल रही है। अब ये जो टाइम कैप्सूल है यह ताम्रपत्र पर निर्मित होगा, मतलब उस पर ताम्रपत्र पर लिखित होगा और जिसमें मंदिर का संक्षिप्त इतिहास, शिलालेख की तिथि, यानी जिस दिन मंदिर का शिलालेख स्टार्ट हो रहा है, भूमि पूजन करने वाले मुख्य अतिथि एवं कुछ विशिष्ट अतिथि तथा मंदिर की निर्माण शैली, यह मंदिर जो नागर शैली में बनाई जा रही है, मंदिर की विशिष्ट निर्माण शैली और मंदिर में निर्माण में कौन मेन वास्तुविद यानी जो भी उसके इंजीनियर्स वगैरह लगे हुए हैं उनका नाम अंकित होगा। अब ये सारा विवरण जो उपलब्ध होगा वो संस्कृत में होगा। ये सारा विवरण संस्कृत में, और इसकी तैयार करने की जिम्मेवारी संस्कृत के बड़े बड़े विद्वानों एवं आचार्यों को सौंपी गई है ना। तो महत्वपूर्ण है। अयोध्या में 5 अगस्त को शिलान्यास होगा श्री राम जन्मभूमि का, जो राम मंदिर का, राम जन्मभूमि पर। तो उस मंदिर के जो इतिहास को सहेजने के उद्देश्य से एक टाइम कैप्सूल रखे जाने का प्रस्ताव है, और वो भी मंदिर से 200 फीट नीचे ये टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये टाइम कैप्सूल है क्या। ये टाइम कैप्सूल है क्या। तो ये टाइम कैप्सूल धातु, मतलब विशिष्ट धातु जिसमें स्टील वगैरह रहता है जो कि खराब नहीं होता है, एक धातु का कंटेनर की तरह होता है ना। ये सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है जिसको कि बहुत ही विशिष्ट तरीके से बनाया जाता है, विशिष्ट तरीके से बनाया जाता है। और यह कंटेनर जो है वो किसी भी मौसम में का सामना कर सकता है, और ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में रखे होने के बावजूद उसको नुकसान नहीं पहुंचता है, उसको कोई नुकसान, वो एकदम अपने मतलब जंग वगैरह नहीं लगता है, मतलब उसमें जंग वगैरह नहीं लगता है, और यह हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है। ये जो टाइम कैप्सूल है ये हजारों वर्ष तक सुरक्षित रह सकता है, इसमें कोई तरह का क्षति नहीं हो सकता है। और उसके अंदर वो जो बॉक्स है, टाइम कैप्सूल जो बैक बॉक्स है, कैप्सूल के रूप में होता है जो है ना, सिलेंड्रिकल, तो उसमें जो बॉक्स के अंदर जो भी सामान रखा गया है वो हजारों वर्ष तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें कोई तरह का, उसमें कोई क्षति नहीं होगी हजारों वर्ष में। अब देखिए, इस टाइम कैप्सूल को दफनाने का क्या उद्देश्य होता है। तो इस टाइम कैप्सूल को दफनाने, मतलब किसी जगह पर गाड़ने या दफनाने का उद्देश्य ये है कि किसी भी समाज, काल या देश के इतिहास को सुरक्षित रखना। अब आप लोग जानते हैं इतिहास में आप लोगों ने प्राचीन काल का कई खुदाई को देखा है। अभी मैंने कल ही अपने समसामयिकी वीडियो में ये बताया था कि वडनगर, जो कि मोदी जी का जन्म स्थान है, जो कि मेहसाना जिला में है गुजरात के, तो वहाँ पे खुदाई हो रही है, खुदाई चल रही है। तो जैसे जैसे खुदाई की गहराई बढ़ती जा रही है, पुराने से पुराना वहाँ अवशेष मिलते जा रहे हैं। अभी जो लगभग 2000 साल पहले का अवशेष मिला है, और ऐसा संभावना है कि वहाँ हड़प्पा कालीन अवशेष भी मिल सकता है, महत्वपूर्ण है। तो ये जो टाइम कैप्सूल आधुनिक युग में इसलिए दफनाया जाता है, पहले था कि शिलालेख वगैरह दफनाया जाता था, शिलालेख वगैरह पर लिखा जाता था, लेकिन अब टाइम कैप्सूल के माध्यम से उसको
रख दिया जाता है ज़मीन के अंदर, और किसी भी देश का या उसके समय का या उसके समाज का इतिहास को सुरक्षित रखा जाता है कि किस समय में कैसे था, क्या था यहाँ, किस लिए ये महत्वपूर्ण था, उसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी इससे उपलब्ध होती है, ताकि कोई भविष्य का आज से सैकड़ों वर्ष बाद या हजारों वर्ष बाद किसी खास युग में इस समय के समाज एवं देश के बारे में या काल के बारे में या इस समय की संस्कृति या सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो हम लोग यहाँ टाइम कैप्सूल के बारे में, भारत में टाइम कैप्सूल का इतिहास कैसा रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ मामला अयोध्या का आया है और श्री राम जन्मभूमि का विवाद का मामला आया है, तो उस विवाद के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी यहाँ आप लोगों को मैं उपलब्ध कराने का कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग समझ गए जाएं कि ये जो राम मंदिर का निर्माण अभी चल रहा है, तो ये कैसे इस स्तर तक पहुंचा कि यहाँ आज मंदिर का निर्माण संभव हुआ, इसके पीछे कितना संघर्ष या कितना उसमें लोगों का मेहनत या उसमें लोगों का योगदान रहा है। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त की। ये मंदिर, जो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है अयोध्या में, ये काफ़ी विवादित रहा, और विवाद आज से नहीं है, ये विवाद लगभग आज से 500 वर्ष पुराना है, लगभग 500 वर्ष पुराना विवाद है। जब 1528 में, ऐसा माना जाता है कि 1528 में, आप लोग जानते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में, है ना। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई, और बाबर का कब्जा हुआ था भारत के। बाबर जो था मुगल का वंश की स्थापना की थी यहाँ आकर भारत में, है ना। तो 1528 में बाबर के पानीपत की युद्ध में जीतने के 2 वर्ष बाद कहा जाता है कि बाबर के एक सेनापति थे मीर बाकी, है ना। वहाँ उन्होंने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण कराया गया, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। और मस्जिद निर्माण हो गया, लेकिन हिंदुओं की ये मान्यता है कि जो बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया है, चूंकि अयोध्या राम का जन्म स्थान है और वहाँ एक भव्य राम मंदिर, प्राचीन राम मंदिर था, तो मीर बाकी ने जो बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया, वो उस भव्य राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया है ना। तो ये महत्वपूर्ण है कि तो अब ये जो समस्या हुई कि मंदिर का निर्माण कराया दिया गया, मंदिर को तोड़ दिया गया और बाबरी मस्जिद का निर्माण करा दिया गया, तो चूंकि मुगल वंश था, जब तक सत्ता में रहा तब तक तो काफ़ी केंद्रीकृत सत्ता थी, और उसमें जानते हैं कि मुगलों की ताकत बहुत मजबूत थी। लेकिन जब मुगल कमज़ोर होने लगे और मुगल वंश का पतन होने लगा, तो उसके बाद 1853, जानते हैं उस समय अंग्रेजों, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो 1853 में 1853 में पहली बार बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इशू पर हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसक झड़प हुई। मतलब कि उस पर हक को लेकर, उस पर मालिकाना हक को लेकर कि ये मेरा यहाँ मंदिर था पहले, इसको मस्जिद के रूप में तब्दील कर दिया गया है। इसमें दोनों धर्मों के बीच काफ़ी हिंसक झड़प हुई, और उस झड़प के बाद तत्कालीन ब्रिटिश सरकार, यानी उस समय 1859 में जब यहाँ ताज का शासन स्थापित हो चुका था, आप लोग को इतिहास पता जो यहाँ का व्यवस्था कैसे कैसे ब्रिटेन का स्थापित हुआ, तो आप लोग जानते हैं कि पहले कंपनी का शासन था, फिर पुनः 1857 के बाद 1858 एक्ट से यहाँ ताज का शासन शुरू हो गया। तो 1859 में ताज का शासन हो गया था भारत में, यानी कि सीधे ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया था। तो वहाँ पे जो हिंसक झड़प हुई थी, तो उसके परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमानों को वहाँ की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 1859 में उस क्षेत्र में, जो विवादित क्षेत्र था, उसमें तार का एक बाड़ लगा दिया गया, यानी चारों तरफ से घेर दिया गया तार से, और हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग उपासना के लिए जगह प्रदान कर दी ब्रिटिश सरकार ने। आप लोग अलग अलग जगह पर जाकर आसपास के क्षेत्र में उपासना कीजिए, और ये विवादित क्षेत्र में पूरा तरह से उसको तार का बाड़ ले, यानी कोई घेराबंदी कर दी गई उसको, ठीक है ना। अब पुनः वर्ष 1885 में जो वहाँ के महंत थे, अयोध्या के जो राम मंदिर के महंत थे, रघुवीर दास ने, जो अयोध्या पहले फैजाबाद जिला कहलाता था, अब तो अयोध्या जिला हो गया है, मोदी ये क्या नाम है, योगी सरकार ने उसको अयोध्या जिला कर दिया, वो जिला पहले फैजाबाद था। तो फैजाबाद की जिला अदालत में वहाँ मंदिर के छत के निर्माण की इजाज़त मांगी, परंतु
इस पर कोई निर्णय अदालत नहीं कर पाया और ये मामला यूं ही चलता रहा। पुनः हम लोग देखते हैं कि भारत स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्रता के बाद 23 दिसंबर 1949 यानी 23 दिसंबर 1949 ईस्वी को मंदिर के गर्भगृह में, यानी जहां मंदिर का जो मेन स्थल है, पूजा स्थल, कथित तौर पर लोगों का कहना है, देखिए अलग अलग उसमें मान्यता है, रामलला की मूर्ति को विराजमान कर दिया गया। अब कैसे आया मूर्ति, इस पर कोई क्लियर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वहां राम लला की मूर्ति को विराजमान कर दिया गया 23 दिसंबर 1949 को और हिंदू उस स्थान पर पूजा अर्चना करने लगे। अब हिंदू जब रामलला की मूर्ति का स्थापना, कई हिंदुओं को मानता था कि वो भगवान द्वारा स्थापित है, विरोधी पक्ष का कहना है कि लोगों ने साजिश के तहत वहाँ रामलला की मूर्ति को रख दिया। काफ़ी इसमें विवाद रहा। पुनः 1950 में अदालत में यानी न्यायालय में एक केस दायर किया गया हिंदुओं द्वारा और वहाँ स्थायी रूप से पूजा करने की अनुमति मांगी गई। देखिए पुनः यह केस चलता रहा, केस का दौर, अदालत का दौर चलता रहा। पुनः 17 दिसंबर 1959 को नागा साधुओं के निर्मोही अखाड़े ने मंदिर पर अपना अधिकार के लिए मुकदमा दायर किया। तो एक और पक्ष आ गया। पहले हिंदू धर्म के जो महंत थे वो थे एक पक्ष, अयोध्या के महंत, दूसरा पक्ष थे कि निर्मोही अखाड़ा आ गया दूसरा पक्ष। और पुनः 18 दिसंबर 1961 को सुन्नी वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों का पक्षकार था, उसने भी विवादित स्थल यानी जो बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि जो भी कहिए उसको समय विवादित स्थल पर अधिकार के लिए मुकदमा दायर किया अदालत में, है ना। तो ये मुकदमा लगातार चलता रहा और 1984 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने एवं मंदिर निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया गया, विहिप, जो कि अयोध्या मंदिर के निर्माण में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा रहा था। उसके महामंत्री थे अशोक सिंघल, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक अभियान चलाया गया और एक समिति के माध्यम से कि जो मंदिर जो जहाँ रामलला की मूर्ति विराजमान है वहाँ ताला लगा हुआ, उसको ताला खोल दिया जाए या ताकि हिंदू वहाँ पूजा अर्चना कर सके, है ना। पुनः हम लोग देखते हैं कि 1 फरवरी 1986 को जो मामला चल रहा था वर्षों से फैजाबाद जिला न्यायाधीश के पास, तो फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने हिंदुओं को पूजा अर्चना की इजाज़त दे दी और विवादित स्थल का ताला खोला गया। अब जब स्थानीय जिला न्यायाधीश ने हिंदुओं को वहाँ पूजा अर्चना की, जो रामलला की मूर्ति स्थापित थी वहाँ पूजा अर्चना की इजाज़त दे दी और इसके बाद जो ताला बंद था गर्भगृह का उसको खोला गया। और पुनः देखिए 9 जनवरी 1989 तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जो विवादित ढांचा जिसको उस समय कहा जा रहा था, जहां बाबरी मस्जिद था और हिंदुओं को मानता है कि वहां पहले मंदिर था, तो विवादित ढांचे के निकट मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दे दी। अब उस समय तत्कालीन सरकार जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उन्होंने वहां मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी। ये चलता रहा कालखंड और मंदिर निर्माण को लेकर, लेकिन मंदिर निर्माण काम नहीं शुरू हो पाया, है ना। तो 25 सितंबर 1990 को तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू की। महत्वपूर्ण है, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को अभियान के तरह लिया गया। भाजपा ने इसे काफ़ी तूल दिया, भाजपा ने इसका काफ़ी उपयोग किया। ये अलग विषय है, इस पर हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे कि राम मंदिर ने भाजपा के राजनीतिक आधार को बढ़ाने में कहाँ तक का योगदान दिया। तो इस पर आज चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ ये देखेंगे कि आडवाणी जी ने जो तत्कालीन अध्यक्ष थे भाजपा के, उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू की और ये रथ यात्रा लगभग 2 महीने का था और ये पूरे देश में भ्रमण करता हुआ नवंबर 1990 में बिहार पहुंचा और बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे और जनता दल के वो उस समय नेता थे और उन्होंने, और केंद्र में उस समय राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की, तो उनको लालू जी ने आडवाणी जी को गिरफ्तार, काफ़ी राजनीतिक मुद्दा था उस समय, काफ़ी चर्चा में भी रहा और इसका लाभ आडवाणी जी को भी मिला और इसका लाभ लालू जी को भी मिला। दोनों ने राजनीतिक लाभ, काफ़ी लाभ मिला और
अगले 30 वर्षों की राजनीति का एक दिशा तय कर दिया ये गिरफ्तारी, कि भारत की राजनीति अब किस मोड़ लेगी, किस तरह भारत की राजनीति चलेगी। तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु ये आडवाणी साहब की गिरफ्तारी थी, जिसको गिरफ्तार किया था उस समय लालू प्रसाद की सरकार ने, है ना। अब चूंकि उस समय राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी और भाजपा ने बाहर से उसे समर्थन दिए हुए था केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की। तो जब आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया, चूंकि लालू जी राष्ट्रीय मोर्चा के अंग थे जनता दल के, तो भाजपा ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार का पतन हो गया। आप लोग जानते ही होंगे, है ना। अब अगला घटना जो क्रम हुआ इसमें, तो अक्टूबर 1991 में, उस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी कल्याण सिंह के नेतृत्व में। तो कल्याण सिंह ने विवादित ढांचे के आसपास 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया। विवादित ढांचे का जितना आसपास का क्षेत्र था वो राज्य सरकार ने अधिग्रहित कर लिया मंदिर निर्माण के लिए, अक्टूबर 1991 में। अब फिर हम देखते हैं कि 6 दिसंबर 1992, एक और महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए बड़ी संख्या में कार सेवकों को एकत्रित किया गया और उन कार सेवकों ने विवादित ढांचा को वहाँ, यानी जो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उसको गिरा दिया और वहाँ एक अस्थायी मंदिर का निर्माण कर दिया। और ये जो घटना है ये पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ दिया और कई सांप्रदायिक दंगे पूरे देश में हुए, बहुत ज़्यादा, है ना। और ये जो विवादित ढांचे को ढहाने की बात थी, तो उस समय केंद्र में नरसिंह राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और राज्य में कल्याण सिंह जी की सरकार थी। और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं केंद्र का मौन सहमति था इसी आधार पे, नहीं तो ये अब ये विवाद का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र के सहयोग से ही भाजपा की सरकार ने, कल्याण सिंह की सरकार ने, राज्य सरकार ने विवादित ढांचे में गिराने में कोई तरह का कड़ाई से उसको रोक पाया और ये विवादित ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और इसके कारण कई बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए पूरे देश में। अब इस ढांचा गिराए जाने को लेकर 16 दिसंबर 1992 को केंद्र सरकार ने एक लिब्राहन आयोग का गठन किया, जो कि बाबरी मस्जिद को ढहाने के संबंध में जांच पड़ताल करने का इसको जिम्मा दिया गया। अब देखिए, अब पुनः 7 दिसंबर 1993 को तत्कालीन कांग्रेस की नरसिंह राव सरकार ने एक अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लाया। जानते हैं ऑर्डिनेंस लाया जाता है अनुच्छेद 123 के तहत, जिसकी जो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है, परंतु उसका जो पावर होता है वो अधिनियम की तरह होता है, संसद द्वारा पारित अधिनियम की तरह। और इसकी लाइफ लगभग 6 महीने की होती है मैक्सिमम, है ना। 6 महीना 6 सप्ताह, 6 महीना और 6 सप्ताह, ये मान के चलिए अधिकतम आयु किसी भी अध्यादेश की होती है। अगर उस दौरान संसद से वो पास हो गया तो लागू होगा, नहीं तो वो स्वतः समाप्त हो जाता है। तो नरसिंह राव ने एक अध्यादेश लाया और इस अध्यादेश में विवादित स्थल जो था वहाँ पे मंदिर, मस्जिद और लाइब्रेरी आदि बनाने की बात कही। यानी मंदिर ही बनेगा, मस्जिद ही बनेगा और लाइब्रेरी आदि बनेगा। देखिए, जब ये मामला संसद में गया तो भाजपा ने इसका विरोध किया और संसद से जानने के बाद वो संसद से पास नहीं हुआ। और उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फॉर्मूले पर स्टे लगा दी। क्योंकि मामला न्यायपालिका में था तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे कि नहीं, वहाँ निर्माण किसी तरह का नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायपालिका का आदेश नहीं आ जाता है। अब देखिए, वर्ष 2002 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवाद की सुनवाई शुरू की और हाई कोर्ट के आदेश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी जांच की, वहाँ खुदाई वगैरह की। और जांच में ये महत्वपूर्ण तथ्य उभर के सामने आया कि प्रमाण है कि वहाँ प्राचीन मंदिर था, यानी बाबरी मस्जिद के नीचे एक मंदिर के अवशेष मिले, जो कि जिससे सिद्ध किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और इसी दौरान जुलाई 2002 तक लिब्राहन आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। चूँकि उस समय सरकार भाजपा की सरकार थी, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ इस पर हुआ नहीं। ये लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ में था और पुनः
30 सितंबर 2010 को लखनऊ खंडपीठ ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित जगह को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला दिया। 3 हिस्सों में बांट के कहा गया कि एक हिस्सा राम मंदिर के लिए हिंदुओं को दे दिया जाए, दूसरा हिस्सा मुसलमानों को दे दिया जाए, और तीसरा हिस्सा नागा साधुओं के जो निर्मोही अखाड़े के, जो जिसका निर्मोही अखाड़ा जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, उस नागा साधुओं को दे दिया जाए। ये मामले को फिर उच्चतम न्यायालय में अपील की गई। इससे संतुष्ट कोई पक्ष नहीं हुआ इस निर्णय से, और मामला सिर्फ उच्चतम न्यायालय में गया, और उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी, मतलब स्टे लगा दिया कि वो फैसला अब इम्प्लीमेंट नहीं होगा। पुनः उच्चतम न्यायालय में भी काफ़ी समय तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, और 4 जनवरी 2019 को एक संवैधानिक बेंच का गठन किया गया है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया गया 5 सदस्यीय, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों को रखा गया। वो न्यायाधीश थे पिछले जो हमारे जो भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई, उसके बाद वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबडे, जस्टिस रमन्ना, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस यू ललित। ये सब 5 लोग थे। 5 लोगों की संवैधानिक पीठ थी जिसका गठन किया गया, जो कि अयोध्या विवाद की सुनवाई करेगी, लगातार सुनवाई करेगी, है ना। लेकिन 10 जनवरी को ही जस्टिस यू ललित ने अपने को इस बेंच से अलग कर दिया, अपने व्यक्तिगत कारणों से इस बेंच से अपने को अलग कर दिया। तो फिर पुनः एक नया बेंच गठित हुआ, जिसमें जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस बोबडे, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नाजीर को शामिल किया गया। ये 5 लोगों का खंडपीठ बना, है ना, उच्चतम न्यायालय में, है ना। और 9 नवंबर, ऐतिहासिक दिन था, 9 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय ने 134 साल यानी कि 134 ईयर्स पुराने विवाद पर अपना फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल का मालिकाना हक रामलला को प्रदान किया। किसी को नहीं दिया, वो सीधे रामलला को दे दिया, और कहा कि चूंकि रामलला का अस्तित्व तो अभी भगवान है, वो तो वर्तमान में वो तो अलौकिक है, अब तो लौकिक विश्व में वो है नहीं, तो रामलला को प्रदान किया गया अयोध्या का। और कहा गया कि एक ट्रस्ट के माध्यम से मंदिर की निर्माण कराई जाए, है ना। और साथ ही मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सबसे उच्चतम हाईएस्ट न्यायालय ने यह फैसला दे दिया, और ये लगभग 500 वर्ष पुराने विवाद का ये एक अंत माना जा रहा है कि ये विवाद का अंत हुआ। और न्यायपालिका में विगत 134 साल से ये मामला था, 1859 से ये मामला था, और ये इस मामले पर काम चल रहा था, है ना। तो ये मामला बहुत पुराना मामला था न्यायपालिका में भी, और चूंकि अब विवाद बहुत पुराना, लगभग 500 वर्ष पुराना विवाद था, तो इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने इस प्रयास से उसको सॉल्व करने की कोशिश की, निर्णय दिया। और अब इसी निर्णय के परिप्रेक्ष्य में 5 अगस्त 2020 को मंदिर का शिलान्यास एवं भूमि पूजन का कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे। और महत्वपूर्ण इसमें यह भी है कि जो उसमें पहला ईंट लगाएंगे वो चांदी का ईंट होगा, जिसकी एक ईंट की कीमत 15,59,000 रुपये की होगी। एक ईंट की कीमत 15.59 लाख, है ना। तो ये एक ईंट की कीमत है, एक ईंट की कीमत है ना। तो उससे अब देखिए, अब चर्चा में है कि जब राम मंदिर का शिलान्यास होगा तो उसी शिलान्यास के दौरान टाइम कैप्सूल को ही मंदिर के 200 फीट नीचे लगाया जाएगा, ताकि उस क्षेत्र का जो है उसके ऐतिहासिक दस्तावेज को वहाँ सुरक्षित रखा जा सके। एक ताम्रपत्र के माध्यम से वो कैप्सूल के अंदर डाल दिया जाएगा, और उसमें इस पूरे क्षेत्र का इतिहास, इसमें मंदिर निर्माण में लगे लोग, वास्तुविद, मंदिर निर्माण करने वाले मुख्य अतिथि आदि का नाम होगा। मंदिर का पूरा इतिहास की जानकारी इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। ये टाइम कैप्सूल रखने का भी प्रावधान किया गया है। तो भारत में टाइम कैप्सूल का इतिहास क्या रहा है, मतलब भारत में टाइम कैप्सूल क्या पहले भी प्रयोग किया जाता रहा है? तो हाँ, निश्चित रूप से
भारत में पहली बार टाइम कैप्सूल का प्रयोग 15 अगस्त 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। 15 अगस्त 1973 को जब लाल किला परिसर में जमीन से 32 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया था और उसे काल पात्र नाम दिया था। काल पात्र है ना, वो एक कैप्सूल था जिसे हम लोग काल पात्र कहते हैं, है ना, जो इसमें काल यानी समय का उसमें जानकारी दिया जाएगा। काल पात्र नाम दिया गया और कैप्सूल, वो टाइम कैप्सूल उस दौर में कांग्रेस और विपक्ष के बीच सियासी घमासान का प्रतीक भी बन गया था। अब देखिए वो जो दौर था 1973 के बाद 74, 75, 75 में इमरजेंसी लगी, तो उसके बाद फिर काफ़ी जो संपूर्ण क्रांति भी चला जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। उस दौरान कांग्रेस पर काफ़ी आरोप लगाए गए और उस दौरान ये भी एक महत्वपूर्ण आरोप लगाया गया कि श्रीमती गांधी ने टाइम कैप्सूल के माध्यम से नेहरू गांधी परिवार का महिमा मंडन किया है और चुनाव में विपक्ष ने यह वादा किया, उस समय की जो जनता की पार्टी की सरकार थी, विपक्ष ने यह वादा किया कि यदि वह सत्ता में आएगा तो उस काल पात्र को जमीन से निकालेगा और सच्चाई का जनता के समक्ष पेश करेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कन्हैयालाल बसु ने अपनी पुस्तक नेताजी रीडिस्कवर्ड, नेताजी में टाइम कैप्सूल का उल्लेख किया। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि जब जनता पार्टी की सरकार आई मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो 8 दिसंबर 1977 को टाइम कैप्सूल को जमीन से निकाला गया। टाइम कैप्सूल को जमीन से निकाला गया और 20 दिसंबर 1977 को टाइम कैप्सूल पर एक कमेटी का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता यज्ञदत्त शर्मा इतिहासकार है महत्वपूर्ण, जानते हो, नाम सुने होंगे आप लोग। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया जो कि उस पर अध्ययन करता कि ये टाइम कैप्सूल में क्या ऐतिहासिक साक्ष्यों को समेटा गया है ना, और उसको फिर कहा गया कि संसद के समक्ष उनके रिपोर्ट को रखा जाएगा। परंतु आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोरारजी देसाई की सरकार लंबी समय तक चल नहीं पाई और 1980 में उसका पतन हो गया, तो ये संसद के सामने फिर कांग्रेस की सरकार आ गई और ये संसद के सामने नहीं रखी जा सकी, है ना। अब देखिए, महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस बराबर, जब सामने आया ही नहीं मामला, तो कांग्रेस बराबर उस टाइम कैप्सूल में जो काल पात्र का नाम दिया गया था, कहा गया था कि कांग्रेस कह रही थी, बराबर कहना था कि चूंकि विगत उसमें स्वतंत्रता के बाद के 25 वर्षों की उपलब्धि एवं संघर्ष का इतिहास है। कांग्रेस का यह कहना था कि उस काल पत्र में स्वतंत्रता के बाद के 25 वर्षों का उपलब्धि एवं संघर्ष का इतिहास है, जिसे 10,000 शब्दों में दर्ज किया गया है, जिसे 10,000 शब्दों में दर्ज किया गया। वो मामला उस समय चर्चा से खत्म हो गया, लेकिन पुनः 2012-13 देखिए केंद्र में कौन सी सरकार, तो मनमोहन सिंह की सरकार उस समय यूपीए 2 थी, है ना। और टाइम कैप्सूल चर्चा में आया। क्यों चर्चा में आया, तो वरिष्ठ पत्रकार मधु किश्वर, बहुत महत्वपूर्ण पत्रकार हैं, वो महिला हैं, है ना। मधु किश्वर ने प्रधानमंत्री पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय से सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई के तहत काल पात्र के बारे में जानकारी मांगी। काल पात्र के बारे में जानकारी मांगी, परंतु इस संदर्भ में आरटीआई से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई और मधु किश्वर ने दावा किया। मधु किश्वर का यह कहना था अपने रिसर्च पेपर के माध्यम से कि इंदिरा गांधी ने अपना और नेहरू परिवार का गुणगान इसमें किया, इसलिए इसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। प्रयास 2 बार हुए लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सका और उनका आरोप है कि इंदिरा गांधी ने अपने और गांधी नेहरू परिवार का उसमें बखान किया, उनका योगदान का ज़्यादा विशेष उसमें कालपात्र में किया, तो इसी कारण इसका जानकारी जनता को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। अब देखिए वर्तमान परिदृश्य में हम देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि जो विवाद खत्म हो गया और वहाँ 5 अगस्त से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है और उसमें जो मंदिर का निर्माण होगा, आप लोग जानते हैं कि बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। 84,600 वर्ग फीट यानी कि 84,600 वर्ग फीट क्षेत्र में नागर शैली में यह मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अगर आप इतिहास के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को पता भी होगा कि जो प्राचीन काल से उत्तर भारत में
मंदिर निर्माण में नागर शैली का बड़ा महत्व है। नागर शैली में मंदिर का निर्माण होता है और दक्षिण भारत में सामान्यतः द्रविड़ शैली में, है ना। तो नागर शैली में मंदिर का निर्माण किया जाएगा और मंदिर के शिलान्यास के दौरान ही टाइम कैप्सूल का उपयोग करने की संभावना है, यानी कि उसमें टाइम कैप्सूल डाला जाएगा, है ना। अब यह पुनः चर्चा में है, यह टाइम कैप्सूल पुनः चर्चा में है। और इसको डालने का उद्देश्य क्या है कि टाइम कैप्सूल क्यों डाला जा रहा है? तो इसके लिए कि अब मंदिर जो जहाँ था, राम का मंदिर था, राम अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान पर, इसको प्रमाणित करने में हमें 500 वर्ष लग गए, है ना। संघर्ष करता रहा, एक धर्म के लोग संघर्ष करते रहे कि यहाँ हमारा प्राचीन भगवान का जन्म स्थान है, और उसको संघर्ष को अपने अंतिम मुकाम तक पहुँचाने में 500 वर्ष लग गए। अदालत में 134 वर्ष लग गए। तो इसी के लिए ये जो ऐतिहासिक साक्ष्य को साथ में उसको उस जगह पे उसके जमीन के नीचे गाड़ा जा रहा है, ताकि ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, उसके बारे में सारी जानकारी उपलब्ध कराते हुए ये टाइम कैप्सूल निश्चित रूप से राम मंदिर के इतिहास को आने वाले पीढ़ी तक पहुंचाएगी, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया कि यहाँ प्राचीन राम मंदिर था, और जो ये टाइम कैप्सूल का जो लिखा गया है वो एक ताम्र पत्र पर लिखा गया है ना, और ताम्र लेख है। और इस लेख में जो मंदिर का जो दस्तावेज है, जो इतिहास है मंदिर का, वो दस्तावेजों में सुरक्षित रूप से रखने का प्रयास किया गया है, ताकि अब आने वाले पीढ़ी को कभी ये समस्या नहीं हो कि अगर मान ली वहाँ खुदाई होती है आज से 100 सैकड़ों साल बाद या हजारों साल बाद, तो उन्हें हर चीज़ की जानकारी उपलब्ध हो जाए। तो यहाँ हम लोगों ने आज जो राम मंदिर और उसमें टाइम कैप्सूल के उपयोग की जो चर्चा चल रही है, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की, और उसके बाद जो टाइम कैप्सूल का भारत में क्या इतिहास रहा, टाइम कैप्सूल भारत में कब इस्तेमाल किया गया, इसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर अपने ज्ञान को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास किया। हमारी कोशिश यही है कि हम आप लोगों को विभिन्न मुद्दों पर आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, जो संकल्पना है, उसको ज़्यादा मजबूत बनाएं, ताकि किसी चीज़ की समझ आप में विकसित हो और हर चीज़ को आप उसके आधार के आधार पे जानें, मतलब कि उसका बेसिक चीज़ जानें। और इसी संदर्भ में मैंने इस टॉपिक को आज चर्चा में किया है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। राम मंदिर का निर्माण है और टाइम कैप्सूल काफ़ी चर्चा में आ रहा था, तो इस कारण मैंने इसका विश्लेषण आज प्रस्तुत किया है। आप लोगों के लिए यह काफ़ी उपयोगी साबित होगा, और मैं आज अपना क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।